हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का बीएससी वर्ल्ड केमिस्ट्री में। मैं अमर सर आप सबको पढ़ाता हूं केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में जो सेकंड यूनिट है, इसमें हम जो बेसिक फंडामेंटल थियरी हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, ठीक है, ऑर्बिटल किस तरीके के होते हैं और सिंपल बॉन्डिंग थियरीज जो हैं इसमें यही पढ़ना है। तो कई सारे पार्ट आपको मिल गए होंगे इसके। आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं यमोटी। यमोटी मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी। इसका पार्ट 1 है, क्योंकि यमोटी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ये बहुत बड़ा पार्ट है, उससे इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। इस पार्ट से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये मोटी बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी। इसका पीडीएफ आपको बीएससी वर्ल्ड केमिस्ट्री नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ज्वाइन है तो वहाँ भी मिलेगा। तो जैसे अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि जो एटम्स होते हैं उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल जिस तरीके से हैं, वैसे ही किसी मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होते हैं। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा था, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन की हम बात करते हैं, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये एटम है ना, परमाणु, तो इसमें एक कक्षक होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा होगा। तो ये है एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब परमाणु कक्षक। परमाणु कक्षक। दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन एटम, एक इधर से और मान लो एक इधर से, दो मिलकर इस तरीके से पेयरिंग करते हैं, फिर बनाते हैं H2 मॉलिक्यूल। H2। अब ये जो H2 बना है, इन दोनों के ऑर्बिटल्स ओवरलैप किए होंगे, फिर H2 बनाए होंगे। ये जो H2 है, इसके भी ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन उसको हम बोलते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बोला जाता है उनको। ठीक है, ये है आणविक कक्षक। आणविक कक्षक मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक, तो जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, सेम वैसे ही मोलिकुलर ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक, एटॉमिक ऑर्बिटल्स और ये हो गए मोलिकुलर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। तो इसको जो है सबसे पहले यफ फुंड, फुंड साइंटिस्ट हैं, जानते हो ना, फुंड एंड मुल्किन, R S मुल्किन, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सन 1932 में मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी के बारे में बताया था। ठीक है, ये मोटी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? यफ फुंड एंड R S मुल्किन ने। जिस प्रकार एटम में इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स में उपस्थित होते हैं, सेम उसी प्रकार जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, सॉरी, आणविक कक्षक जो होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो पहली लाइन आप लिखोगे, जिस प्रकार जिस प्रकार एटम में एटम में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विभिन्न एटॉमिक ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह, अभी आगे क्वेश्चन भी करवाएंगे, पहले कंसेप्ट तो समझो। उसी तरह मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई। जिस प्रकार
आपको मैंने कई सारी थ्योरी से पहले पढ़ाया, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट बताया, वीबीटी थ्योरी पढ़ाया, वीएसईपीआर थ्योरी पढ़ाया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वीएसपीईआर थ्योरी जो है ये सभी पढ़ाया मैंने ना, वीएससीपीआर। तो ये जो थ्योरी थी ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे लेके थी, कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन पे थी। तो अभी तक आप जान गए थे कि जो एटम्स होते हैं परमाणु उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ये जो थ्योरी है ये मोटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बताती है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम नहीं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एटम क्या है, जैसे हाइड्रोजन एटम है जिस टू मॉलिक्यूल है, सीएल क्या है एक क्लोरीन एटम है, सीएल2 क्या है क्लोरीन मॉलिक्यूल है। ये बात समझ रहे हो ना। NH3 क्या है, NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें एक से अधिक एटम्स पार्टिसिपेट किए, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन है, तो ये मॉलिक्यूल है। हम पहले बात करते थे कि फ्लोरीन जो है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, कोई भी एटम्स हो सिंगल एटम, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है जैसे इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसके 9 इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे 1s2 2s2 2p5 इस तरीके से करते थे ना। फिर इसको बताते थे ये यस ऑर्बिटल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2s है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, p में 3 इस तरीके से ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे बताते थे ना एटम में। तो ये है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सेम ऐसे ही मुल्किन और फुंड ने बताया, फुंड और मुल्किन ने बताया जो मॉलिक्यूल होते हैं जैसे NH3 एटम नहीं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में भी कुछ इस तरीके के ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें, अब इसमें देखो नाइट्रोजन भी है एटम और 3 हाइड्रोजन भी है। अब इसमें एक एटम थोड़ी ना है, कई सारे एटम्स हैं। बात समझ में आ रही, ऐसे होता ना इसका स्ट्रक्चर, एक लोन पेयर होता है अमोनिया के पास। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के कंबाइंडली एक ऑर्बिटल होगा जिसको हम मोलिकुलर ऑर्बिटल बोलेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। जैसे आपको ये पता चल गया था जैसे फ्लोरीन है या क्लोरीन है किसी का भी, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता चल जाए कि क्लोरीन या फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है और कैसे बिहेव करते हैं, तो आप क्लोरीन और फ्लोरीन के बारे में मैक्सिमम जानकारी ज्ञात कर लोगे। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आता है, तो आप इसकी प्रॉपर्टी को पता लगा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्या मतलब होता है, भाई क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करोगे 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका निकालोगे जिससे आपको पता चलेगा कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये रिएक्शन किससे करेगा, कितने बॉन्ड बनाएगा, इसकी प्रॉपर्टी पता चलेंगी। वैसे ही इन दोनों साइंटिस्टों ने बहुत मस्त तरीके से अपना ब्रेन यूज किया। उन्होंने सोचा अगर वैसे ही हम मॉलिक्यूल का एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खोजें, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो हमको उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी के बारे में पता चलेगा। और इन्होंने किया भी है कि अभी आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे समझ में आएंगी चीज़ें। मैं टाइम जरूर लूंगा आपका, लेकिन हिट हो जाओगे, फिर क्लास में तुम्हारे बराबर बच्चा मिलेगा नहीं कोई। ठीक, चीज़ों को समझो। खाली अगर 2 3 4 पॉइंट रटाने होते तो कोई बात नहीं थी, 2 मिनट में बन जाता। अब आप बीएससी कर रहे हो तो भाई बीएससी में 2 मिनट में कुछ नहीं होने वाला है, चीज़ें डिटेल में समझनी पड़ेंगी। ठीक है, अगला पॉइंट है जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो लगभग लगभग तुल्य ऊर्जाओं, मतलब सेम एनर्जी, लगभग लगभग सेम एनर्जी मतलब तुल्य ऊर्जा, सेम एनर्जी एंड सिमेट्रिकल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। सिमेट्रिकल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, ये लाइन टोटली ये बता रही है कि मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसा होता है। लगभग लगभग सेम एनर्जी और सिमेट्रिकल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है मोलिकुलर ऑर्बिटल। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, जो परमाणु कक्षक होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कोई इलेक्ट्रॉन केवल एक ही नाभिक के प्रभाव में रहता है। अगर हम बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की,
ऑर्बिटल्स की, जैसे कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, किसी का भी हो, बोरान हो, बेरिलियम हो, सोडियम हो, किसी भी एटम की बात करें, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ओनली ओनली वन, मतलब ओनली एक न्यूक्लियस न्यूक्लियस के प्रभाव में रहते हैं, प्रभाव में, इफेक्ट में रहते हैं। इस बात को समझो। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अब इसका अगर हम इस तरीके से बताएं तो एटॉमिक डायग्राम बनाएं तो बीच में सेंटर में प्रोटॉन्स होंगे जिसमें प्लस चार्ज दिखाते हैं हम, और चारों ओर सेल्स होगी जिसमें ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वह सोडियम में, न्यूक्लियस तो एक ही होगा सेंटर में, तो सिर्फ एक न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स होंगे और वो इनको होल्ड कर रहे होंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में, वो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस से होल्ड किए हुए हैं, एक ही न्यूक्लियस, एक ही केंद्रक के प्रभाव में रहते हैं। बट हम अगर बात करते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल की, किसकी? मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की, तो यहाँ पे क्या होता है, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मोर देन वन न्यूक्लियस के प्रभाव में रहते हैं, न्यूक्लियस के प्रभाव में रहते हैं। ये बात समझ में आई? क्योंकि भैया मान लो NH3 हमने एग्जाम्पल लिया था, अब इसमें इसका स्ट्रक्चर बनाओगे इस तरीके से बनेगा, 3 हाइड्रोजन होंगे और ऊपर एक होता टेट्राहेड्रल है ना, क्योंकि इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सब मिला के 4 हो जाता है ना, Z=4 हो जाएगा तो टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे देखिए, इसका मान लो हमने इस पूरे मोलिक्यूल का मैंने मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाया, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो नाइट्रोजन के न्यूक्लियस, इन तीनों के हाइड्रोजन के न्यूक्लियस, तो टोटल न्यूक्लियस कितने हुए मोलिक्यूल में? एक इसका न्यूक्लियस होगा, एक इसका, एक इसका, एक इसका, तो 4 न्यूक्लियस हुए ना। तो जो पूरे मोलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जितने भी उसमें एटम प्रेजेंट हैं उतने ही न्यूक्लियस के प्रभाव में रहते हैं। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सिर्फ एक न्यूक्लियस में के इफेक्ट में नहीं रहते हैं, जितने भी उस मोलिक्यूल में एटम्स हैं सबके अपने अपने न्यूक्लियस होंगे। भाई हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एक अंदर प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस और बाहर इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इसका भी मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाओगे आप, ऐसे ऐसे ही इसका भी बनेगा। लेकिन जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसमें तो हम ओवरऑल मोलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन के दिखाते हैं, तो जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स होंगे पूरे मोलिक्यूल के उन पे इफेक्ट चारों का लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन हैं उन पे जो इफेक्ट होता है वो सिर्फ एक न्यूक्लियस का नहीं होता है, मोर देन वन न्यूक्लियस, क्योंकि मोलिक्यूल्स में मोर देन वन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। भाई मोलिक्यूल में एटम्स जो होते हैं एक से अधिक प्रेजेंट होते हैं ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो एटॉमिक कक्षक हैं वो एकल केंद्र के होते हैं, मोनो न्यूक्लियर होते हैं, इसको बोलते हैं मोनो न्यूक्लियर इफेक्ट। और इसको बोलते हैं पॉली न्यूक्लियर, क्या बोलते हैं, बहुकेंद्रीय इफेक्ट, बहुकेंद्रीय या केंद्रकीय प्रभाव बोला जाता है, बहुकेंद्रीय प्रभाव या पॉली न्यूक्लियर इफेक्ट बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, पॉली न्यूक्लियर इफेक्ट। इतनी बात समझ में आई? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। ठीक, सभी नोट करोगे, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। बने हुए जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी संख्या संयोग करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की संख्या के बराबर होती है। मतलब नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होगा। जितने, मतलब
फॉर्मेशन मोलिक्यूल में, नंबर ऑफ एटम इन मोलिक्यूल, ना मोलिक्यूल मतलब मोलिक्यूल को बनाने में जितने एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, अब इसमें जो है, इसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो दो आणविक कक्षक मिलते हैं। मतलब मान लो एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, प्लस दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या है, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये क्या है, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, यहां पे लिख देता हूं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब परमाणविक कक्षक, परमाणु कक्षक, और ये है आणविक कक्षक। क्या है, आणविक कक्षक। जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। ये बात समझ में आई। लेकिन याद ये रखना है, ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल दो बने हैं इसमें दो टाइप के होंगे। कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के। एक होगा मोलिकुलर ऑर्बिटल, मोलिक्यूलर मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा होगा एंटी मोलिकुलर। एक होगा बाइंडिंग, सॉरी, एक होगा बाइंडिंग, बाइंडिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और दूसरा होगा एंटी, दूसरा होगा एंटी बाइंडिंग मोलिक्यूलर। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे भाई साहब यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितने होते हैं, नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू होते हैं एटॉमिक, जितने एटम्स मोलिक्यूल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक, पार्टिसिपेट करने वाले मोलिक्यूल का नंबर बराबर होता है मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के। जैसे कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब इसमें डिफरेंस क्या है, एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा और एक होगा एंटी बॉन्डिंग। कैसा होगा, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक, ये बात समझ में आई। जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बने हैं उसमें से बाइंडिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बाइंडिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जो हैं इनकी एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम होती है, और जिस चीज़ की एनर्जी कम होगी वो स्टेबल ज़्यादा होगा, स्टेबल ज़्यादा होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल की, एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी, और स्थायित्व जो होगा, स्टेबिलिटी, वो कम होगी, ये कम स्टेबल होंगे। तो इतनी बात समझ में आई कि जो मान लो दो एटम्स, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये मिलेंगे तो बनाएंगे दो मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्या बनाएंगे, दो मोलिकुलर ऑर्बिटल, मोलिकुलर ऑर्बिटल। और ये जो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बने हैं इसमें दो टाइप के होंगे, एक होगा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो इतनी बात समझ में आई। ठीक, दो टाइप के बनेंगे। जिस प्रकार से आप कहते हो कि जैसे कि हमने कहा जो एटम्स होते हैं
कोई भी एटम है तो एटम्स में इस तरीके से सेंटर में न्यूक्लियस होगा और चारों ओर क्या होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ये तो आप जानते ही हो। तो न्यूक्लियस के अराउंड, भाई एटम में तो एक ही न्यूक्लियस होगा, एटम कहने का मतलब समझते हो ना, सिंगल हाइड्रोजन हो या क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, कोई भी हो, बोरान हो, तो ये सिंगल एटम जो है इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस होगा। तो जिस तरीके से हम नियम इस पे लगाते हैं कि जो एटम्स का न्यूक्लियस है उसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, सेम वैसे ही हम मोलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या बोलते हैं, मोलिक्यूल के लिए बोलते हैं कि जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसमें एक से अधिक न्यूक्लियस होंगे, क्योंकि जितने मोलिक्यूल में एटम्स हैं उतने ही उसमें न्यूक्लियस अट्रैक्शन लगा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स पे। तो उन सभी न्यूक्लियस को कलेक्टिवली हम बोलते हैं कि जितने भी उसमें एटॉमिक न्यूक्लियस हैं उन सबके चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिकतम होती है न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक, अगला इसमें पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिस तरीके से आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स हुंड रूल को फॉलो करते हैं, ठीक, हुंड रूल को फॉलो करते हैं, वैसे ही आपके मोलिकुलर ऑर्बिटल जो हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल भी हुंड रूल को फॉलो करते हैं। सेम ऐसे ही पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली का नियम जो है, पाउली का जो सिद्धांत है उसको भी ये फॉलो करते हैं। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई, पाउली का रूल हो या फिर हुंड का रूल हो, ये उन सब चीजों को फॉलो करते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे बात की जाती है, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक वेव के जैसे होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक वेव के जैसे होता है। वेब नेचर आपने पढ़ा है ना, इसमें ही मैंने वीबीटी और बीएसईपीआर थ्योरी से पहले जो कंसेप्ट बताए थे उसमें बताया था आपको। तो ये जो होता है, मान लो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं उनको हम साई से दिखाते हैं, जाई बोलो या साई, जाई स्क्वायर, इससे पहले हमने बात किया है लेक्चरों में साई स्क्वायर के बारे में। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स को हम वेव मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, वेव। तो वेव जो होगी, मान लीजिए कि इस तरीके से एक वेव है, ठीक, प्लस एक वेव इस तरीके से है। अब ये दोनों ऑर्बिटल मिले तो इन ऑर्बिटल को मिलने में, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनके मिलने का तरीका अलग अलग हो सकता है। किस तरीके से मिल सकते हैं, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो इनके बीच, या फिर डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है, कंस्ट्रक्टिव में ये बड़ा वाला लोब इसमें जुड़ेगा और ये वाला इसमें जुड़ेगा। ठीक, समझ में आया। तो जो ओवरऑल आपका प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा होगा, उसके लोब बड़े हो जाएंगे। ये है आपका कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, ये बात समझ में आई। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपका एक ऑर्बिटल है और दूसरा ऑर्बिटल ये है, तो उसमें अपोजिट ओवरलैपिंग हो जाए, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए। डिस्ट्रक्टिव का मतलब ये इसको खा जाएगा और ये इसको खा जाएगा दोनों, फिर जो आपको रिजल्टिंग ऑर्बिटल मिलेगा वो लीनियर होगा, क्योंकि लोब चले जाएंगे। हो सकता है कि ये वाला जो लोब है ऊपर वाला ये नीचे से मिल जाए, तो ये बराबर कट जाएंगे, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव 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 इंटरफेरेंस। ठीक, तो इस तरीके से पॉसिबिलिटीज की हो सकती है। अब जैसे कि कंबाइनिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं, तो इसमें हम एस पी डी एफ की बात नहीं करेंगे। इससे पहले हम बात करते थे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे उसमें एस पी इस तरीके से बात करते थे। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए आप नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2p3 होगा, और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो लास्ट में 2p3 आएगा। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, 2
पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक, तो इस तरीके से इसके पी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक, तो ये जब बनाएगा बॉन्ड, तो मैंने ये बोला कि ये देख लो, मान लो पी एक्स है, ये है पी वाई और पी जेड, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये बात समझ में आई? तो इन दोनों में 3 बॉन्ड कैसे बने? तो जनरली पी जेड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पी जेड सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है, बताया गया, तो ये मानना पड़ेगा आपको। पी जेड, यहाँ का पी जेड और यहाँ का पी जेड मिलेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो बाकी जो 2 बचे हुए हैं, पी एक्स से एक पाई बॉन्ड बनेगा और दूसरा पी वाई और पी वाई के बीच में एक पाई बॉन्ड बनेगा। इस तरीके से हम बताते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे बात ये है, मान लीजिए आपका ये 2pz है, ठीक, और ये दूसरा 2pz, ठीक, ये दूसरा 2pz है। यहाँ प्लस माइनस ये लोब में हम दिखाते हैं ना। अब यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्टिव हुआ, क्या हुआ? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम इस तरीके से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? इस तरीके से, ये दोनों ऑर्बिटल्स 2pz मिल गए, ये है आपका प्लस पार्ट और ये है माइनस पार्ट। ठीक, बात समझ में आ रही? ये जो बॉन्ड आपका बनके तैयार होगा इसको हम बोलेंगे सिग्मा 2pz, क्योंकि 2pz से सिग्मा ही बनता है बॉन्ड, तो ये सिग्मा 2pz है। क्या है? सिग्मा 2pz। ये जो है, ये लाइन जहाँ पे मैं खींच रहा हूँ, जहाँ पे नोड दिख रहा है, इसको बोलते हैं नोडल प्लेन। तो जब भी 2pz मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो वहाँ पे 2 नोडल प्लेन होंगे। कितने नोडल प्लेन होंगे? 2 नोडल प्लेन होंगे। यहाँ से क्वेश्चन खूब ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आने वाला पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। मान लो कि यहाँ पे अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, ये 2pz हैं दोनों, माइनस प्लस, ठीक, इसमें डिस्ट्रक्टिव हुआ। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? चीजें गायब हो जाएंगी। तो ये उल्टा अपोजिट, मतलब इसमें इंटरफेरेंस होगा। क्या होगा? अपोजिट इंटरफेरेंस होगा। तो यहाँ पे माइनस वाले लोब दिखेंगे लेकिन प्लस वाले गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक ये नोडल प्लेन है, एक ये है और एक बीच में बन रहा है, ठीक है ये। तो इसमें टोटल 3 नोडल प्लेन बनते हैं। कैसे, कितने बनते हैं? नोडल 3 नोडल प्लेन बनेंगे। इसको हम बोलते हैं सिग्मा स्टार 2pz। क्या बोलते हैं? सिग्मा स्टार 2pz। सिग्मा स्टार कहने का मतलब यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, और जो सिग्मा 2pz है इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में। अब हम बात करते हैं पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। ठीक, पाई बॉन्ड जो है मोलिकुलर ऑर्बिटल में कैसे बनेगा? इसमें साइड वाइज इंटरफेरेंस होगा। क्या होगा? साइड वाइज इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस, साइड वाइज इंटरफेरेंस में क्या होता है? मान लो आप कि पी एक्स और पी एक्स के बीच में पाई बॉन्ड बना, तो किस तरीके से बनेगा? इसमें भाई पाई बॉन्ड तो तभी बनता है जब साइड वाइज क्या होता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग हम बोलते थे वहां पे, यहाँ इंटरफेरेंस बोलते हैं। देखो, जब इलेक्ट्रॉन को आप वेब नेचर का मानोगे तो उसमें इंटरफेरेंस वर्ड यूज होगा। बात समझ में आ रही? ये प्लस और माइनस 2 लोब होंगे आपके पी एक्स ऑर्बिटल में, ये दोनों जब मिलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा इनके बीच में। तो ये पाई बॉन्ड जो बनेगा वो इस तरीके से होगा। कैसा होगा? ऊपर प्लस होगा और नीचे ये माइनस है, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है? इस तरीके की इंटरफेरेंस हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है। ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये नोडल प्लेन है। क्या है? ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है पाई 2p यक्स। ठीक, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। और ये है आपका नोडल प्लेन, नोडल प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रायिकता है वो बिल्कुल भी नहीं होती, मिनिमम होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि पी वाई और पी वाई कैसे बनेगा। पी वाई तो यहाँ पे इस तरीके से ये
पी वाई दोनों आपस में इनमें इंटरफेरेंस होगा। क्या होगा? इंटरफेरेंस। अगर मान लो इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, कैसा हो? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये इस तरीके से कुछ बनेंगे, ठीक, इस तरीके से प्लस माइनस। बुक में भी जनरली ऐसे ही दिखाया होता है। इसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसको हम पाई स्टार 2p x से प्रेजेंट करते हैं। किससे? पाई स्टार 2p x। ये है पाई 2p x बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है। यहाँ पे नोडल प्लेन नहीं होता है, ठीक, नोडल प्लेन ही नहीं है यहाँ। चलिए, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे लिखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, ठीक। मॉलिक्यूलर, जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, किसी एटम का करते हैं। जैसे आप क्लोरीन का आपसे बोला जाए तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका आप स्टार्ट कर दोगे 1s2 2s2। ऐसे ही मॉलिक्यूल का भी कन्फिग्रेशन कर सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसको समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे आप, ठीक। समझते हैं हम कैसे किया जाता है, ठीक। पहली बात, आपबाउ प्रिंसिपल इसमें भी फॉलो होगा, ठीक है। आपबाउ प्रिंसिपल जो है, आपबाउ प्रिंसिपल फॉलो होगा, ठीक, फॉलो होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। आपबाउ प्रिंसिपल क्या था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को हम एनर्जी के अकॉर्डिंग भरते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग फिल करोगे। ये बात समझ में आई भाई? आप बाउ प्रिंसिपल तो आप पढ़े ही हो। जिसकी जैसे एनर्जी होगी उसी तरीके से भरा जाएगा। जिसकी कम एनर्जी होगी वो पहले भरा जाएगा, फिर उसके बाद में उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला, ऐसे ही। तो आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब करते हो तो पहले किसका इलेक्ट्रॉन किस में रखते हो? जो कम एनर्जी वाला होता है, ठीक। दूसरा, पाउली का जो नियम था, पाउलिंग प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल, ये भी इसमें फॉलो होता है, ठीक। इसका मतलब यही है कि एक मोलिकुलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में प्रेजेंट होंगे। ये भी बात जानते हो, पाउली के अकॉर्डिंग एक मोलिकुलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में, मतलब जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से है तो दूसरा ऐसे प्रेजेंट होता है ना, दोनों एक ही स्पिन में नहीं होते, उसी तरीके से प्रेजेंट होंगे। थर्ड नंबर हम बात करते हैं हुंड रूल, ठीक। हुंड्स रूल जो है ये भी फॉलो होता है इसमें। हुंड का रूल फॉलो होगा। हुंड ने क्या बताया था कि सभी ऑर्बिटल्स जब तक सभी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड नहीं हो जाएंगे तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते हो। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरा इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास, तो ऐसा नहीं है तुम इसमें पेयरिंग कर दो। क्यों नहीं कर सकते हो? पेयरिंग तुम तभी कर सकते हो जो सभी हाफ फिल्ड हो जाए। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भरोगे, फिर यहाँ भरोगे, फिर तुम पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक। तो हुंड का रूल भी फॉलो होता है। अगर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे और विद सेम स्पिन, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, अगर अगर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहेंगे, अनपेयर्ड रहेंगे विद सेम एनर्जी, सॉरी विद सेम स्पिन, विद सेम स्पिन। तो ये बात तो आपको दिख ही रही होगी, तीनों का स्पिन सेम है। ऐसा नहीं है कि आपने इस तरीके से क्या किया, एक ऐसे बनाया दो ऐसे बना दिए, ठीक है। उसे बना सकते हो, इसका कोई विशेष वो नहीं है। इलेक्ट्रॉन हो सकता है अपोजिट स्पिन में ही।
अगर एक ही के अंदर बात करोगे तो एक ऊपर को बनाओगे तो नीचे को दूसरा बनाओगे, ठीक। तो ये हुंड का नियम भी आपको याद रखना है। फिर हम क्या पढ़े थे भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में जब पढ़ रहे थे तो वहां पे चौथा रूल क्या था, एन प्लस यल रूल, एन प्लस यल रूल। तो भैया एन प्लस रूल एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं मान्य होता है, ठीक, सॉरी मोलिकुलर ऑर्बिटल में। मोलिक्यूलर मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं, ठीक है, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में एन प्लस यल रूल फॉलो नहीं होता है, ठीक, फॉलो नहीं होता है, ठीक। ये बात आप याद रखोगे। पांचवा पॉइंट है कि एक्सपेरिमेंट से एनर्जी का ऑर्डर अप्लाई होगा। एनर्जी का जो ऑर्डर है, एनर्जी का ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला कि एनर्जी का ऑर्डर अप्लाई होगा, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली प्रूफ के साथ अप्लाई होगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई। चलो अब हम बात करते हैं, अगर इफ वी हैव लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन, अगर 14 इलेक्ट्रॉन है या उससे कम है, तब आप किस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो। इफ वी हैव लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मान लो कि आपके पास 14 से कम इलेक्ट्रॉन है या फिर 14 इलेक्ट्रॉन है, तो आप कैसे भरना स्टार्ट करोगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, खूब क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। पहले आप भरोगे सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, फिर आएगा सिग्मा स्टार 1s, ठीक। इसके बाद में आएगा सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, बात समझ में आई। फिर आएगा पाई 2px, और ये बराबर होती है, इसकी एनर्जी किसके बराबर होती है, इसकी एनर्जी बराबर होती है पाई टू पी वाई के, पाई 2px और पाई 2py की जो एनर्जी होती है बिल्कुल बराबर होती है। फिर आएगा सिग्मा 2pz। अब ये बात समझ लो आप, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद में पाई 2px की एनर्जी बराबर होती है पाई 2py के। अब आया है सिग्मा 2pz। तो p का जो pz है ये हम जनरली मान लिए हैं, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूफ हुआ है कि जो पाई बॉन्ड होते हैं वो 2py और px बनाते हैं, py और px बनाते हैं, लेकिन जो pz होता है सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, ये पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है। तो इसकी एनर्जी कुछ ज्यादा होती है, सिग्मा बॉन्ड जो है ये 2pz जो है, सिग्मा 2pz, ये 2px और 2py से ज्यादा एनर्जी रखता है, पाई 2px और पाई 2pz वाई से, ठीक, ज्यादा एनर्जी रखता है, ये भी याद रखोगे आप। फिर इसके बाद में आएगा पाई स्टार 2px, जिसकी एनर्जी फिर से बराबर होगी पाई स्टार 2py के, बात समझ में आ रही। फिर आएगा आपका सिग्मा स्टार 2pz। तो ये एक ऑर्डर ही है, कैसे याद रखोगे, इस ऑर्डर को आप याद रख सकते हो, बहुत टफ थोड़ी ना है। सिग्मा स्टार 2pz सीक्वेंस तो मिल रहा है आपको, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px। ये याद रखना है कि सिग्मा 2pz नहीं आएगा, पहले पाई 2px और पाई 2py आएंगे, फिर आएगा सिग्मा 2pz। फिर जैसे इसमें पहले सिग्मा फिर स्टार आता था, वैसे ही पाई वाला लिख दिए भाई। पी ऑर्बिटल को तीनों को तो लिखोगे, पहले पी एक्स, फिर पी वाई, फिर पी जेड को लिखे। अब स्टार उनका स्टार्ट होगा, तो पहले 2p पाई 2px वाले का स्टार लिखोगे, फिर पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। तो उन्हीं को इसी तरीके से लिखना है। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी।
ठीक है, अगर 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, 14 या लेस देन 14, तो आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। अभी इसमें बहुत सारा पार्ट बचा हुआ है, ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे इसको रोक रहा हूँ ताकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप समझें। स्टेप बाय स्टेप हम आपको एक एक चीज़ समझाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप लोग इतना कंप्लीट करिए, कई सारे क्वेश्चन इस पे लगाइए। क्वेश्चन अगर आपके पास नहीं है तो मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, फिर हम आगे का पार्ट अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद जय भारत।